हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे BHEL की। PSU कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल। जैसे आप इसकी वेबसाइट देख पा रहे हैं, काफ़ी दिग्गज कंपनी है, बट हाल बुरे हैं। जो हाल बुरे हैं वो भी हम देख लेंगे। किस लेवल पे से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कितना डाउनसाइड है, क्या ये कंपनी टर्न अराउंड कर सकती है, क्या रेजिस्टेंस लेवल है इसका और क्या टारगेट्स बनते हैं, कितने टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए, ट्रेडर्स को लेना चाहिए या इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे अपने टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर और चार्ट के ऊपर भी देखेंगे कि ये कैसे नज़र आता है। तो किस बिजनेस में है ये आप देख सकते हैं। पावर, ट्रांसमिशन, रिन्यूअल्स, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, ये सभी फील्ड में है। R&D स्ट्रेंथ है इसकी काफ़ी लैंड बैंक है इसके पास, फैसिलिटीज काफ़ी हैं। तो बात करते हैं आज ये शेयर कैसे काम कर रहा है, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं अभी करंट मार्केट में, लाइव मार्केट में ये जो काम कर रहा है 10:46 पे 34.60 2.37 के आसपास की इसके अंदर तेज़ी बनी हुई है। जो प्रीवियस क्लोज था 33.80 के आसपास का था, आप देख पा रहे हैं। 34 रुपये का इसने ओपन होता है, हाई बनाता है 35 रुपये और 33.90 का लो अभी 34.55 के आसपास 2.2% के आसपास के तेज़ी के साथ ये चल रहा है। 5 डे का भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये है, इसने 35.60 का जो हाई बनाया था 22 दिसंबर को, जो एक मार्केट में गिरावट आई थी तो 31.25 का लो बनाया था। अगेन ये रिकवर करता धीरे धीरे उसी लेवल पे पहुंच रहा है, 34.55 के आसपास पहुंच गया है। उससे पहले हम अपने फंडामेंटल चेक कर लेते हैं इस कंपनी के कैसे रिजल्ट्स हैं और क्या इसकी रेशोज हैं, क्या डेट है और क्या प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ, वो भी हम एक डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम न्यूज़ पे आएंगे और फिर टेक्निकल्स को रीड करेंगे। मार्केट कैप जो है 11,769 करोड़ का है इसका। डेट देखेंगे तो 48 करोड़ के आसपास की डेट है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है बिल्कुल मैनेजेबल है, 0.18 के आसपास की है। अगर बुक वैल्यू को देखेंगे तो 78 के आसपास की बुक वैल्यू है। करंट प्राइस जैसे मैंने आपको बताया 34 रुपये समथिंग अभी लाइव मार्केट में चल रहा है। तो बुक वैल्यू जो बनती है 0.43 के आसपास की बुक वैल्यू बनती है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है बुक वैल्यू के हिसाब से। डिविडेंड 0 है इसका, फेस वैल्यू 2 पे काम कर रहा है। ROCE देखेंगे तो माइनस में है, ROE देखेंगे तो वो भी माइनस में आपको नज़र आएगी। तो चार्ट के ऊपर अगर देखें तो 200 DMA के ऊपर ये भी काम कर रहा है। 30.65 को जब इसने क्रॉस किया 25 नवंबर को 22% डिलीवरी के साथ, तो ये एक बुलिश मोड में ज़रूर नज़र आता है 200 DMA को जब इसने क्रॉस किया नीचे से। तो ओवरऑल क्या रेजिस्टेंस बनते हैं, क्या ये यहाँ पर स्टेबल होगा, कंसोलिडेट करेगा, टाइम निकालेगा, वो चीज़ हमें देखनी चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देखेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स अगर देखें, मार्च 20 के, जून 20 के और सितंबर 20 के, तो तीनों में इसने नेगेटिव रिजल्ट्स दिए हैं। बट ये है कि ये जो लॉस है वो कम हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। पहले 1500 के आसपास का था, फिर 900 के आसपास का है, 500 550 रुपये करोड़ के आसपास का इसके अंदर लॉस नज़र आता है। तो जो EPS है वो भी यहाँ से आपको माइनस होती हुई नज़र आ रही है, जब माइनस के रिजल्ट्स दे रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में ये कैसे टर्न अराउंड करता है, पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है तो कुछ स्टॉक में मूवमेंट नज़र आएगी। अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 2020 का जो प्रॉफिट था वो इसका -1466 करोड़ के आसपास का था। TTM भी अगर अभी आप देखें ट्रेलिंग 12 मंथ की, तो क्लियर है 2815 रुपये का जो नेट जो है लॉस ये दिखा रहा है। ये नेट लॉस आपको ट्रेलिंग 12 मंथ का यहाँ से निकल कर आएगा, जो लास्ट के 4 क्वार्टर्स होते हैं उससे इसको लिया जाता है। तो ये 2815 करोड़ के आसपास का माइनस में अभी चल रहा है, क्योंकि 2 क्वार्टर ऑलरेडी इसके निकल चुके हैं और वो दोनों ही लॉस में हैं। तो अगले 2 क्वार्टर ये कैसे रिजल्ट्स देता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि 2021 के जो रिजल्ट्स हैं, एनुअल रिजल्ट्स हैं, वो किस टाइप से इसके आते हैं। तो अभी मार्च के जो रिजल्ट्स थे 20 के, तो वो माइनस में आपको नजर आएंगे। उससे पहले इसने पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं। एक बार मार्च 2016 में इसने 704 करोड़ का माइनस रिजल्ट दिया था, उसके बाद 3 साल अगेन पॉजिटिव रिजल्ट दिए हैं, अगेन ये नेगेटिव होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो EPS जो है वो आपके -4.21 की एनुअल बेस के ऊपर है। अगर स्टॉक को CGR के बेस पे देखें स्टॉक प्राइस को, तो 10 साल में -20% का CGR के साथ इसने रिटर्न दिया है माइनस में। 5 ईयर में भी -21% है, 3 ईयर में -29% है और 1 ईयर में 22% माइनस के साथ इसने रिजल्ट दिया है।
अगर बैलेंस शीट पे डेट को देखते हैं तो -167 करोड़ की जो डेट 2009 में हुआ करती थी वो इंक्रीज होकर 48 करोड़ के आसपास की है। अगर देखेंगे थोड़ी सी डेट रिड्यूस जरूर की है इन्होंने, 5000 करोड़ के आसपास की, तो 48 करोड़ के आसपास की सितंबर में नजर आ रही है, बट स्टिल एक डेट है इसके ऊपर। रिजर्व्स जो है 12,000 करोड़ के जो रिजर्व्स थे वो 26,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं, और जो एसेट्स थे 41,700 करोड़ के जो एसेट्स थे वो 58,000 करोड़ के आसपास के एसेट्स नज़र आ रहे हैं। तो मेन है जो नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं वो मेन है कि जो एग्जीक्यूशन लेवल है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, रिवेन्यू जिनके डाउन आ रहे हैं। आप देखिए 30,000 के जो 2019 में सेल्स थी अब 21,000 के आसपास की, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं इनके, तो मेन वही प्रॉब्लम्स है। और डेटा डेज को देखेंगे तो डेटा डेज रिड्यूस जरूर हुए हैं पहले, आप देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो ऑर्डर्स होते हैं उन पे ये डिपेंड है, और जो रिसीवेबल्स होते हैं इनके उनको आने में काफ़ी टाइम लगता है, जिसकी वजह से ये कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। जैसे एनटीपीसी है या बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के, तो आप देखेंगे मार्च 2016 में 321 दिन का जो डेटा डेज था वो था, फिर 283 डेज का हुआ, 178, 142, 121, ये सुधर जरूर रहा है बट स्टिल ये काफ़ी हाई है, और इसकी वजह से जो है रिकवरेज नहीं हो पाती है, पैसा नहीं आ पाता इनके पास, नए नए जो प्रोजेक्ट्स होती है अपॉर्चुनिटीज़ होती है मार्केट में उसको लेने के लिए। तो ये एक मेन कंसर्न ये भी है इसका कि डेटा डेज इसके काफ़ी हाई हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 63.17 की है। अब देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 63.17 की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इसके अंदर होल्डिंग है। एफआईआई देखेंगे तो 13.07 की जो होल्डिंग थी 4.24 के आसपास की है, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिड्यूस हो रही है। आप देखेंगे 12.13 से यहाँ से रिड्यूस होते हुए 4 पॉइंट पे चली गई है। डीआईआई की देखेंगे तो 18.16 के आसपास की जो होल्डिंग थी वो 15.58 के आसपास की, ये भी लास्ट क्वार्टर में आप देखेंगे रिड्यूस हुई है। तो पब्लिक की जो होल्डिंग है वो इन दोनों की डिक्रीज हो रही है, तो पब्लिक की होल्डिंग जो है इंक्रीज होती जा रही है, पब्लिक इसके अंदर इंक्रीज हो रही है, तो शेयर कहीं ना कहीं फंडामेंटली वीक नज़र आता है अभी, कि जहाँ पब्लिक की शेयर होल्डिंग ज़्यादा होती है और एफआईआई डीआई जिसके अंदर स्टेक को रिड्यूस करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम नज़र आती है। तो फंडामेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी अभी नज़र नहीं आती है। तो अभी न्यूज़ देख लेते हैं। जो इनके ट्रेड रिसीवल्स हैं 2020 के इन्होंने बताए थे वो 7100 करोड़ के, अभी जो ये काम कर चुके हैं वहाँ से रिसीव्स होने हैं वो 7108 करोड़ के हैं। पहले ये 11800 समथिंग के हुआ करते थे, अभी 7108 करोड़ के ट्रेड जो इन्होंने किए हैं वो रिसीव्स होने हैं, इनको इतने के होने हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट जो है 6418 करोड़ का कैश या कैश के इक्विवेलेंट इनके पास पैसा है, तो ये ठीक ठाक नज़र आता है। ट्रेड रिसीवल्स हैं वो एक इशू है यहाँ पर, जो कि पहले 22 हज़ार करोड़ हुआ करता था, 2019 में ये 11,000 के आसपास आया, 2020 में ये 7100 के आसपास आया। अगर ये भी रिसीव्स होते हैं तो एक अच्छा इसके अंदर ट्रेंड बन सकता है। अभी जो न्यूज़ है 25 दिसंबर की, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर तेज़ी बनी हुई है, आप देख सकते हैं स्टॉक के अंदर तेज़ी है, तो आप देख सकते हैं कि 2.37 ₹34.60 के आसपास काम कर रहा है। तो कंटेनिंग चाइना स्नब टू हॉस्टाइल नेबर्स एसपीएसयू वर्सवेट एंड बीएचईएल नाउ मैन्युफैक्चरिंग कंटेनर्स बूस्ट मेक इन इंडिया। तो ये क्या न्यूज़ है, जो रेलवे अपने कंटेनर्स वगैरह बनाती है तो वो पहले चाइना से इंपोर्ट किए जाते थे। आप देखिए टिल नाउ कंटेनर कॉर्पोरेशन ए रेलवे सब्सिडरी वाज इंपोर्टिंग अबाउट 10,000 कंटेनर्स इन ए ईयर फ्रॉम चाइना कैटरिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलवे सेक्टर इन द कंट्री। तो एज देयर वाज नो इंडियन प्लेयर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग इट, तो 10,000 जो कंटेनर्स थे रेलवे के वो जो है चाइना से मंगाए जाते थे। अब एक हाई लेवल की मीटिंग हुई है, पीयूष गोयल जी ने अटेंड की थी और उन्होंने बुलाया था, और मेक इन इंडिया पे काफ़ी उन्होंने फोर्स किया है कि चाइना से ये जो है अब बंद किया जाएगा और बीएचईएल और वर्सवेट को ये ऑर्डर्स दिए जाएंगे। तो चाइना से जो ये मंगाते थे उसका एक जो कंटेनर था 2.5 लाख रुपीज़ का पर कंटेनर ये पड़ता था, 2.5 लाख जो है आप देख सकते हैं पर कंटेनर पड़ता था। बट अभी बताया जा रहा है कि हो सकता है इसकी कॉस्ट थोड़ी इंडिया में बनाने में थोड़ी सी ज़्यादा पड़े, बट स्टिल इन्होंने बताया कि हम इंडिया में ही इसको बनाएंगे, डोमेस्टिक बनाएंगे, डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं उसको हम अप्रिशिएट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो 4-5 हज़ार रुपये अगर ये कॉस्टली भी पड़ता है तब भी बताया जा रहा है कि इंडिया में ही इसको बनाया जाएगा। तो बीएचईएल और इनको 1000 ईच, आप देख सकते हैं इसको ऑर्डर प्लेस कर दिया है। बोथ कंपनीज वुड बी गिवन द ऑर्डर फॉर मेकिंग 1000 ईच। स्टार्टिंग में 1000 के इनको ऑर्डर्स दिए जाएंगे, इवन ये कॉस्टली पड़ते हैं तब भी इनको दिए जाएंगे, और चाइना से इंपोर्ट बंद किया जाएगा। तो कंपनीज बता रही है इनके पास पूरी मैन पावर है, टेक्नोलॉजीज है, जैसे ये बताया जा रहा है वी हैव द टेक्नोलॉजी, मैन पावर, एडिकेट स्पेस इन आवर फैक्ट्री। तो
इनको बनाने के लिए इनके पास पूरी टेक्नोलॉजी है, मैन पावर है, एडिक्वेट सेल्स है, तो ऑर्डर मिलते हुए कहीं ना कहीं इनको रेलवे से नजर आएंगे। और आने वाले टाइम में ये बता रहे हैं कि ये इनिशियल ऑर्डर है, अगर ये टेस्टिंग करते हैं और सब कुछ सही रहता है तो उसके बाद ये ऑर्डर्स जो है बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि पहले जो चाइना से मंगाए जा रहे थे वो 10,000 इन ईयर मंगाए जा रहे थे, तो अगर 5,000 कंटेनर का भी ऑर्डर BHEL को मिलता है तो ये एक अच्छा ऑर्डर इसके पास आएगा। 2.5 लाख का पर कंटेनर का इसका ऑर्डर है, तो ये एक अच्छी न्यूज इसके लिए आती हुई नज़र आ रही है कि मेक इन इंडिया के बेस पे आने वाले टाइम में इनका रिवेन्यू बढ़ता हुआ क्लियरली नज़र आएगा। हो सकता है कि 5,000 से भी ऊपर इनके कंटेनर्स आते हुए नज़र आएँ। सेकंड है, आप देखेंगे जो रेलवे को प्राइवेट किया जा रहा है उसके अंदर भी एटलीस्ट 13 प्लेयर्स इंक्लूडिंग GMR, और इसके अंदर जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल का भी नाम है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। तो क्या किया गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया बाय इंडियन रेलवे फॉर ऑपरेटिंग प्राइवेट ट्रेन्स इन 12 क्लस्टर्स। तो उसके अंदर भी इसका नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है कि जो रेलवेज प्राइवेट प्लेयर्स को दी जा रही है उसके अंदर BHEL को भी ये कुछ क्लस्टर्स के अंदर शॉर्टलिस्ट किया गया है कि ये इनको दे सकते हैं। तो आने वाले टाइम में ये पब्लिश होगा कैसे कैसे किस किस रूट पे इनको ट्रेन चलाने के लिए परमिशंस मिलती हैं, तो भी एक अच्छी न्यूज़ इनके लिए हो सकती है। तो मेक इन इंडिया के तहत BHEL प्लान्स टू शिफ्ट ₹3,000 करोड़ वर्थ ऑफ एनुअल इंपोर्ट्स टू लोकल प्लेयर्स। ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कि जो ये इंपोर्ट किया करते थे, BHEL प्लान टू शिफ्ट 3,000 करोड़ वर्थ ऑफ एनुअल इंपोर्ट्स टू लोकल प्लेयर्स। लोकल प्लेयर्स के ऊपर उससे क्या होगा कि जो इंपोर्ट वगैरह का जो इनका खर्चा पड़ता है और सब कुछ पड़ता है वो लोकल प्लेयर से अब ये किया जाएगा, तो और जो लोकल डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये 22 दिसंबर की न्यूज़ है, तो काफ़ी न्यूज़ इसके ऊपर इस टाइप की हैं जो इसको अप्रिशिएट आने वाले टाइम में कर सकती हैं। तो कंपनी धीरे धीरे ही फंडामेंटली चेंज होती है और इस टाइप के जो स्टेप्स लिए जाते हैं कहीं ना कहीं अच्छे आने वाले टाइम में नज़र आते हैं। अब ये देख सकते हैं BHEL's प्लान टू अनलॉक वैल्यू थ्रू लिवरेज एसेट्स शॉट इन दी डार्क। ये न्यूज़ थी थोड़े टाइम पहले की, बट ये न्यूज़ अब आने वाले टाइम में फिर चलेगी, क्योंकि पेंडेमिक के टाइम पे ये न्यूज़ आई थी जब चाइना से सब फैक्ट्रीज निकल के एक मैन्युफैक्चरिंग हब जो था चाइना का, वहाँ से सब शिफ्ट होना चाह रहे थे। और BHEL के पास काफ़ी लैंड बैंक है, काफ़ी फैक्ट्रीज हैं इनकी जो कि अभी आइडियल पड़ी हुई हैं, तो इन्होंने उस चीज़ को ऑफर किया था कि वो अपना लैंड बैंक जो MNCs हैं उसको देंगे और लीज के ऊपर देंगे, वहाँ से इनका अच्छा रिवेन्यू आ सकता है और ये जो है इसकी वैल्यू अनलॉक कर सकता है। आप देख सकते हैं एनालिस्ट से रिवेन्यू में materialize over 12 to 18 months from such partnerships. BHEL plan to leverage its assets including its land bank in order to unlock value. तो इनके पास काफ़ी लैंड बैंक है, उसके ऊपर ये फैक्ट्री बनाने के लिए लीज पे दिया जा सकता है, वहाँ से जो है इनको अच्छी लीज इनकम आनी भी स्टार्ट हो सकती है। ये आने वाले टाइम में अच्छा हो सकता है। तो अच्छे लैंड बैंक्स हैं, अच्छे स्टेट्स में हैं, अच्छी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, अच्छी जगह हैं और यहाँ पर फ्रेट वगैरह की कोई ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्रेडिंग एट 17 ईयर लो प्राइस, दिस PSU इज प्ले ऑन इंडियन बिड टू ड्रॉ चाइना फैक्ट्री। आप देख सकते हैं ये काफ़ी लो काम कर रहा है जो PSU है BHEL, और आने वाले टाइम में अगर ये इस टाइप के स्टेप्स लेते हैं, अपनी जो लैंड है उसको ये सबलेट करते हैं, लीज के ऊपर देते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि ये न्यूज़ जब आई थी उसके बाद कोविड की वजह से कुछ भी यूटिलाइज नहीं हो सका। अब जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है और ये न्यूज़ द्वारा चलती है तो कहीं ना कहीं एक टर्न अराउंड स्टोरी आपके सामने आती हुई नज़र आएगी। तो आप देख सकते हैं BHEL को हम एक बार चार्ट के ऊपर भी देखते हैं किस टाइप से ये कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। आप देखिए ये वन डे का चार्ट है और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम अपने बाकी भी इंडिकेटर्स लगा के देखेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि किस टाइप से ये शेयर चल रहा है। आप देखिए यहाँ पर ये जो है शेयर ने एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए नजर आएगा। तो यहाँ पर ये इसने टच किया था, उसके बाद अगेन इस लेवल के ऊपर गया है ये शेयर, फिर रिजेक्ट हुआ है और अगेन इस लेवल के ऊपर गया है, फिर रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पर फिर गया है। तो इस लेवल के ऊपर अगर ये जाता है जो कि लेवल इसका 36-37 के आसपास बनता है, ऑलमोस्ट 37 रुपये का लेवल जो बनता है, अगर इसको ये क्रॉस करता है तो एक अच्छा इसके अंदर तेज़ी दिख सकती है। लो लेवल के ऊपर भी हम एक ट्रेंड लाइन लगा के देखते हैं कि लो लेवल से ये किस टाइप से काम कर रहा है। आप लो लेवल पे भी इस टाइप से लाइन खींचते हैं तो जो लो साइड इसकी बनती है वो ऑलमोस्ट आप देखेंगे
इस लेवल के ऊपर अगर आता है तो 30 रुपये के आसपास का ये लो साइड भी बनता है, 29 और 30 रुपये का आसपास लो साइड भी बनता है। तो जब तक कुछ फंडामेंटल चेंज नहीं होते हैं या कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती या पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आते हैं कहीं से भी, तो स्टॉक इस रेंज के अंदर ही रह सकता है। लोअर साइड जो है 29 रुपये के आसपास की इसकी लो साइड बनती है, जो आप देख रहे हैं 29 साढ़े 29 रुपये के आसपास की। और हायर साइड जो है ये जाता है यहाँ पर, ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होता है और वापस आता है, जो ये 36-37 रुपये के आसपास की बनती है। ट्रेंड लाइन आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर भी रिजेक्ट हुआ है, यहाँ सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर गया है, इस पे जाने से पहले ये रिजेक्ट हुआ है, फिर ये यहाँ से रिकवर हुआ है, रेजिस्टेंस, अगेन इस लाइन पे सपोर्ट लिया है, फिर रेजिस्टेंस फेस किया है। तो इस लाइन के ऊपर ये फिर आता हुआ हो सकता है सपोर्ट ले और फिर ऊपर जाए। तो कोई भी अच्छी न्यूज़ इसको अगर इस लेवल से ऊपर निकाल देती है तो ये अच्छा मोमेंटम इसके अंदर बिल्कुल आ सकता है। काफ़ी ये पहले से ही डाउन आ चुका है। आप देखिए प्री कोविड लेवल पर भी ये जो था लगभग आपको 60 रुपये के आसपास ये चलता हुआ नज़र आ रहा था, अब वहाँ से भी ये 50% के आसपास है। अगर लाइफ टाइम हाई या 52 वीक हाई को देखेंगे तो ये काफ़ी आपको ऊपर नज़र आएंगे। लाइफ टाइम हाई तो आपको काफ़ी ऊपर नज़र आएगा, लगभग 350-400 रुपये के आसपास इसका नज़र आएगा। 2010 के आसपास से वहाँ से ही ये डाउन ट्रेंड में आप देखिए, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में चलता हुआ शेयर नज़र आ रहा है। और जैसे जैसे इसके अंदर अच्छी चीज़ होंगी, टर्न अराउंड स्टोरी बनेगी, पीएस जो है गवर्नमेंट का फोकस इसकी तरफ जाएगा, जब कोई भी अच्छी न्यूज़ आती है तो एक टर्न अराउंड स्टोरी इसके अंदर जरूर बनेगी। सुपर ट्रेंड के ऊपर हम देख लेते हैं कि सुपर ट्रेंड हमें किस टाइप से ये बता रहा है। सुपर ट्रेंड का मानना है कि ये एक अप ट्रेंड में है स्टॉक, और 29 रुपये 25 पैसे पे आप देखिए सुपर ट्रेंड को जो भी लोग फॉलो करते हैं एक अच्छे इंडिकेटर ये देता है विद स्टॉप लॉस। 29 रुपये 25 पैसे पे इसने इंडिकेट किया था कि इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है 23 नवंबर को, और एक अच्छे इसने रिटर्न्स शॉर्ट टर्म्स के बना के दिए 37 रुपये 60 पैसे के आसपास। और क्लोजिंग बेस पे ये जो लाइन होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्लोजिंग बेस पे डे इंट्राडे में तो नीचे जा सकता है, बट क्लोज इसके नीचे नहीं दिया है इसने अभी तक। तो 32 रुपये 37 पैसे के आसपास का ये बता रहा है कि 32 रुपये 40 पैसे अगर इससे नीचे जाता है तो एक सेलिंग प्रेशर इसके अंदर आ सकता है। हम इसके अंदर पैराबोलिक भी लगा के देखते हैं अपना, पैराबोलिक सार का मानना है कि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है 35 रुपये 70 पैसे के आसपास का रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, जो हम कह रहे हैं 36 रुपये के आसपास का एक रेजिस्टेंस इसके अंदर है। अगर इसको अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर क्लोज करता है तो एक अच्छा इसके अंदर मोमेंटम बन सकता है। एटीआर को भी हम लगा के देखते हैं। एटीआर जो है हमारा, ये एटीआर है। एटीआर भी ऑलमोस्ट आपको जो ट्रेंड लाइन बता रही थी 36 रुपये 90 पैसे के 37 रुपये, 36 और 37 रुपये का जो जोन है उसको इसे क्रॉस करना काफ़ी ज़रूरी है क्लोजिंग बेस पे। अगर इसके ऊपर से चल जाता है तो ये अपने जो प्री कोविड लेवल के आसपास है वो वहाँ पर पहुँच सकता है, यहाँ से डबल हो सकता है। बट इसे मोमेंटम चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि जो बैड न्यूज़ है सारी इसके अंदर ऑलमोस्ट फैक्टर्ड इन है। बैड न्यूज़ की वजह से ये आपको इस लेवल पे मिल रहा है, अदरवाइज 60 रुपये 90 पैसे, 60 रुपये 90 रुपये इस टाइप से शेयर मिलेगा। सारी बैड न्यूज़ फैक्टर्ड इन कर चुका है इसके अंदर। आरएसआई को देखेंगे 55 के आसपास है, जो कि आपको ये बता रहा है कि ना तो ये ओवरबोल्ड जोन में है ना ये ओवर सोल्ड जोन में है। तो आरएसआई भी ठीक ठाक इसकी इस टाइम नज़र आती है। एमएससीडी ने एक क्रॉस ओवर जरूर दिया है नीचे, जो एक कंसोलिडेशन की तरफ इशारा कर रहा है कि एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर सकता है, यहाँ पर कुछ टाइम निकाल सकता है बाउंस बैक करने से पहले। तो एक कंसोलिडेशन की तरफ ये एक मूव दे रहा है। पिवट लेवल को भी हम देखेंगे। पिवट लेवल जो 31 रुपये का निकल कर आता है तो इसके ऊपर अच्छा एक सपोर्ट है। तो नीचे का जो सपोर्ट आप देखेंगे 30-31 रुपये का नीचे का सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस जो आता है 36 और 37 रुपये के आसपास का आता है। ये स्टॉक इसके अंदर बिल्कुल घूम सकता है। कोई भी अच्छी न्यूज़ आती है सेक्टर से रिलेटेड, मेक इंडिया से रिलेटेड, या लैंड बैंक को जैसे ये आगे लीज पे देना चाहते हैं, अपना रिवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, या जो डेटर डेज हैं वो कम होते हुए नज़र आते हैं, या यहाँ पे ट्रेडेबल रिसीवल्स हैं, इनके जो ट्रेड रिसीवल्स हैं वो कहीं से रिकवर होते हैं, इनके एग्जीक्यूशन ये अच्छा करते हैं अपने ऑर्डर बुक्स का, तो कहीं ना कहीं ये टर्न अराउंड हो सकता है और एटलीस्ट 60 के लेवल पे ये जाता हुआ आपको दिखाई देगा, 50-60 के। तो जो रिस्की ट्रेडर्स हैं जो थोड़ा बहुत नीचे का रिस्क ले सकते हैं, 30 रुपये तक का रिस्क ले सकते हैं, तो रिस्क इसके अंदर कम है और जो रिवार्ड्स हैं इसके अंदर आने वाले टाइम में एक अच्छे बन के निकल सकते हैं अगर गवर्नमेंट का फोकस इसकी तरफ आता है और इसको इस टाइप से ही ऑर्डर्स मिलते हैं, जैसे कंटेनर के ऑर्डर्स इसको मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं रेवेन्यूज भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, प्रॉफिट्स भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, कहीं ना कहीं ये टर्न अराउंड धीरे धीरे हो सकता है। नीचे के लेवल्स इसके अंदर काफ़ी कम है,
तो रिस्की ट्रेडर्स जो रिस्क ले सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके, अपनी होल्डिंग कैपेसिटी को देख के, अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को देखते हुए इसके अंदर पोजीशन बनाई जा सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड किया जा सकता है। एटलीस्ट यहाँ से डबल के रिटर्न्स आपको इजीली निकालता हुआ नजर आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।